गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ यूट्यूब के इस चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमने दिल्ली सल्तनत के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया था और इसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इस्लाम धर्म के उदय के ऊपर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जिन शासकों ने राज किया था वो इस्लाम कम्युनिटी से थे। तो इस कम्युनिटी के ऊपर हमने बिल्कुल डिटेल से पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। तो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक था उसके ऊपर हमने बात करनी स्टार्ट की थी। इस्लाम धर्म का संस्थापक था मोहम्मद पैगंबर। फिर हमने देखा था मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कहाँ पे बताया था हमने, सऊदी अरब में मक्का में इनका जन्म हुआ था। और वो इनका जन्म 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। कहाँ पे? मक्का में। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में होता है। फिर इनके पिता की बात करी थी तो इनके पिताजी का नाम हमने पढ़ा था कल, अब्दुल्ला था। और इनकी माताजी का नाम था अमीना। और फिर हमने इनकी वाइफ देखी थी, इनकी वाइफ का नाम था खादीजा। और इनके एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा की शादी जिसके साथ हुई थी उनका नाम था अली। तो ये हमने इनका फैमिली ट्री हमने कल देख लिया था। 570 में जिस बच्चे का जन्म होता है उन्होंने घर त्याग कर पहाड़ों में, पर्वतों में, गुफाओं में लगातार तपस्या की है। तो उनको 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर ये अपने ज्ञान को लगातार बांटने का काम करते हैं। फिर 610 के बाद साल आता है अपने पास 622 का। 622 में इन्होंने मक्का को छोड़कर और ये मदीना चले गए थे। मक्का से जब ये मदीना गए थे तब इन्होंने एक संवत चलाई थी। मैंने ये कल आपको बताया था कौन सी संवत चली थी 622 ईस्वी में। 622 में चली थी हिजरी संवत। तो इस्लाम संप्रदाय की जो संवत मानी जाती है वो 622 ईस्वी में मानी जाती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि हिजरी संवत कब चली थी, तो 622 ईस्वी में चली थी। फिर साल आता है 632 ईस्वी का। 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था खलीफा। इनकी मृत्यु के बाद जो पोस्ट बनाई गई थी उनको उसका क्या नाम था? खलीफा। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आया था कि खलीफा की पोस्ट के ऊपर या खलीफा का जो पद है इसके ऊपर किसको बैठाया जाए। तो यहाँ से इस्लाम कम्युनिटी जो है दो हिस्सों में टूट के रह गई थी। वो दो हिस्से कौन कौन से पढ़े थे हमने? एक था शिया और एक था सुन्नी। आज भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऐसे ही दो हिस्से में बटी हुई है, एक शिया और एक सुन्नी। शिया वालों का क्या मत था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब का जो रिश्तेदार है उसको खलीफा की पोस्ट पे बैठाओ। और जो सुन्नी थे वो क्या कहते थे कि जो पढ़ा लिखा जिसने मोहम्मद पैगंबर के साथ ज्ञान का काम किया हो, जिसने इस धर्म के बारे में कुछ नॉलेज हो, उसको इस पोस्ट पे बैठाओ। तो जो शिया जो थे वो रिश्तेदारों का बयान दे रहे थे कि रिश्तेदार जो है उसको खलीफा बनाया जाए। तो इसमें किस व्यक्ति का नाम आगे आता है? इसमें अली का नाम आगे आता है कि किसको खलीफा बनाया जाए? अली को खलीफा बनाया जाए। फिर जो सुन्नी है वो किसका? भाई जो पढ़े लिखे, जो सही इंटेलिजेंट, जिसने धर्म के ऊपर काम कर रखा है उस आदमी को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया वो था अबू बकर। अबू बकर का नाम आगे लिया गया। तो दो आदमी निकल के आगे, अली और अबू बकर। लेकिन जो खलीफा बनाया गया जिस आदमी को वो था अबू बकर। पहला जो खलीफा बनाया वो अबू बकर बनाया था। तो ये था हमारा इस्लाम धर्म का उदय। आगे ये खलीफा की पोस्ट चलती रही और ये खलीफा जो था वो पूरा जो इस्लाम धर्म था उसके ऊपर हेड की तरह एक काम करता था और बाकी जो थे वो इसके नीचे काम करते थे। तो अब इसके बाद हमने इसका ये जो इस्लाम धर्म पढ़ा है इसको अब हमने भारत के साथ जोड़ना है कि भारत के साथ इसका क्या संबंध था, क्योंकि ये जो धर्म नया पनपा था ये कहाँ पे? सऊदी अरब, मक्का, मदीना, वहां पे ये धर्म पनपा था। तो ये भारत के साथ कैसे हमने इसको जोड़ना है? तो वहां के लोग इस टाइम की बात करो चाहे प्राचीन काल की बात करो, हमने प्राचीन काल पढ़ा है उसमें भी हमने देखा था हड़प्पा के साथ भी हड़प्पा वाले जो लोग थे वो भी बाहर के देशों में व्यापार करते थे। तो व्यापार का आदान प्रदान कभी से हो रहा था। तो हमने बात करनी है इस टाइम पे यहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ की जो ये कंट्री है, इनका एक राजा होता है जिसका नाम होता है अल हज्जा। अल हज्जा, इस व्यक्ति ने परमिशन ले रखी है खलीफा से व्यापार करने के लिए और इसकी समुद्री जहाज थी, व्यापारिक जो जहाज है वो 8 जहाज थे और वो कहीं नीचे एशिया महाद्वीप में जो अपना ये भारत जो है यहाँ से व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए कहीं गई हुई थी। और ये जो इलाका है ये है सिंध का। ये सिंध जो है आज तो पाकिस्तान में है, किसी टाइम में ये भारत का ही हिस्सा था जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये जब ये जहाज आती है तो बताया जाता है कि सिंध के जो डाकू थे उन्होंने, क्या पता सिंध का जो शासक था दाहिर, उसका भी हाथ बता रहे थे, उन्होंने ये 8 जहाजें लूट ली। और जब अल हज्जा को इस बात का पता चलता है तो अब अल हज्जा दाहिर से इन जहाजों का जवाब मांगता है, लेकिन दाहिर इस बात के लिए मना कर देता है कि मेरे को नहीं पता है तेरी जहाजों का। अल हज्जा फिर क्या करता है, अल हज्जा का एक दामाद होता है 17 साल का लड़का, जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जा का दामाद भी है, कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा भतीजा, क्योंकि जो इस्लाम समुदाय है उसमें रिश्तेदारी ऐसे ही निकलती है, शादी घर में चाचे ताऊ परिवार में कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जा का दामाद और जो भतीजा है वो 17 साल का लड़का है। अल हज्जा इसको भेजता है कि जो दाहिर जो है इससे अपने जहाजों का बदला लेके आना है। एक मकसद है इनका ये जहाजों का बदला लेना, दूसरा है इनका अपना जो धर्म, नया इनका धर्म फैल रहा है उसका प्रचार प्रसार करना, तीसरा है धन की लूट फाट मचाना। ये इसके मोहम्मद बिन कासिम के उद्देश्य थे भारत में आने के। तो सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आया है उसका क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम। और अपने ऊपर जो पहला अटैक मध्यकालीन भारत में पहला अटैक होता है वो अरबी अटैक होता है। पेपर में क्वेश्चन आता है भारत में पहला अटैक अरबी या तुर्की, तो आप पढ़ के देखो। अरबी को हम पढ़ते हैं ऐसे और तुर्की को पढ़ते हैं तैसे। तो इसमें ए पहले आता है या तय, ए पहले आता है तो पहला आक्रमण कौन सा होता है, अरबी आक्रमण। और जो ये अरबी आक्रमण होता है ये 712 ईस्वी में होता है। अरबी आक्रमण कब होता है, 712 ईस्वी में। किया किसने है, मोहम्मद बिन कासिम ने। और कहाँ पे किया है, सिंध के शासक दाहिर के ऊपर। हमने ये सारी बातें कौन बताता है, हमें एक बुक है चचनामा, ऐसे बताते हैं। ये दाहिर जो शासक है इसके पिताजी का नाम होता है चच, और उनके ऊपर ही एक बुक लिखी गई थी चचनामा, उसमें हमें इन सब बातों का वर्णन मिलता है। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी और पहला अरबी आक्रमणकारी था। और ये कब आता है, 712 में। किसके ऊपर अटैक, दाहिर के ऊपर अटैक कर देता है। दाहिर अपना जो शासक है, अपना जो दाहिर शासक है, इसमें दाहिर के अंदर क्या बताते हैं, अदूरदर्शिता का अभाव होता है। क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम, जिसको हम MBQ से पढ़ रहे हैं, इसने सबसे पहले अटैक 711 ईस्वी में देवल के ऊपर किया था। जब देवल के ऊपर अटैक हुआ था तो दाहिर ने क्या काम किया था, अपने भतीजे को यहाँ पे छोड़ के और आप पीछे खिसक गया था कि मैं आगे जाके जो अपनी मेन बाउंड्री है वहां पे रक्षा करूंगा, और देवल को छोड़ गया। तो जो मोहम्मद बिन कासिम है इसने देवल में खूब लूटफाट मचाई, वो थोड़े ही मुट्ठी भर जो सैनिक थे उनको हरा दिया था। फिर 712 ईस्वी में भी इसने मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरा अटैक जो किया था वो नैउन पे किया था। नैउन के ऊपर जो अटैक किया था, तो आपने जो दाहिर जो शासक है इसने फिर एक बार दोबारा फिर गलती दोहराई नैउन के ऊपर। ऐसे बताते हैं नैउन में जब, तो अपना जो शासक है दाहिर, इसने एक बार फिर अदूरदर्शिता का परिचय दिया। क्योंकि जब ये नैउन में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है तो कुछ पुरोहितों को नैउन के ऊपर छोड़ के, नैउन के बॉर्डर पे छोड़ के, और जो दाहिर जो है आगे खिसक जाता है कि मैं आगे की बाउंड्री पर रक्षा करूंगा। तो नैउन के ऊपर जो पुरोहित थे, जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो पुरोहितों का काम है, जो युद्ध करने का नहीं होता है, पुरोहित का काम होता है विद्या देना, ज्ञान देना, मंत्र पढ़ना। पुरोहित कैसे युद्ध कर सकता है, तो ये अदूरदर्शिता का परिचय दिखा के दाहिर और आगे खिसकता रहा। और फिर एक जगह आती है राजौर। राजौर के जो मैदान में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर का आमना सामना हो जाता है, और यहाँ पे अपना जो शासक दाहिर है ये मारा जाता है। फिर यहाँ पे बताते हैं दाहिर की बेगम दाहिर की जो वाइफ होती है वो यहाँ पे बेचारी अकेले युद्ध के लिए लड़ती है। क्योंकि दाहिर का एक बेटा था, वो भी ऐसा नालायक था, वो अपनी माताजी को यहाँ पे छोड़ के और आगे खिसक गया। जैसे इसके पिताजी ने आगे खिसकने की परंपरा बनाई थी, वो भी आगे खिसक गया कि माताजी आप यहाँ देखोगे, मैं आगे जाके लड़ूंगा। आगे क्या लड़ना था, पहले यहाँ पे जो आ रहा है तो तू यहीं पे लड़ ले, आगे फिर आएगा ही नहीं अगला। तो इसकी माताजी ने क्या ये दाहिर की जो वाइफ है, इन्होंने जौहर कर लिया था यहाँ पे।
जौहर, जौहर का प्रमाण हमने पहले सबसे पहले जो मध्यकालीन भारत में और कहीं भी हमने जौहर वर्ड नहीं सुना था। जौहर का जो परिणाम है ये हमने यहीं से मिलता है। जौहर जो वर्ड आता है वो चचनामा बुक में ही है कि सबसे पहले किस शासक की वाइफ ने जौहर किया था, तो दाहिर की वाइफ ने यहाँ पे जौहर कर लिया था। तो यहाँ पे राजपाट सारा किसका आ गया था, मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के लोगों के ऊपर एक टैक्स लगा दिया था, जिस टैक्स का नाम था जजिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगाया, जजिया टैक्स। जजिया जो टैक्स है वो ओनली फॉर हिंदुओं के ऊपर लगता था, जो हिंदू हैं उनके ऊपर जजिया टैक्स लगता, और जो जजिया नहीं देता था उसको जबरदस्ती धर्म चेंज करवा जाता था। धर्म चेंज करने की परंपरा यहीं से स्टार्ट होती है। तो जजिया कर किसने इंट्रोड्यूस करवाया है भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने, और हिंदुओं पे लगाया था। और एक याद रखने योग्य बात है कि इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया जो कर है वो ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था, और जो विधवा थे उन पे नहीं लगाया, बच्चों पे नहीं लगाया था, जो अपंग थे अपाहिज थे उनके ऊपर नहीं लगाया था। यानी लगता है शायद थोड़ी बहुत इसके मन में दया हो गई, तो ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर नहीं लगाया था। फिर पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ब्राह्मणों के ऊपर फिर जजिया कर किसने लगाया था, तो आगे आने वाला एक शासक है फिरोज शाह तुगलक, उसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे जजिया कर को इंट्रोड्यूस करवा दिया था, और जो जजिया कर देने में कैपेबल नहीं थे उनके लिए क्या कर दिया था कि आप अपना धर्म चेंज कर लो, हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये था जजिया कर। जजिया कर हमने देख लिया था। जजिया कर दोनों रूप में लिया जाता था, पैसों में भी और अनाज के बदले अनाज में भी, दोनों तरफ से ये जजिया कर लिया जाता था। तो ये था अपने ऊपर अरबी आक्रमण। तो ये किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था, 712 में। किसके ऊपर किया था, दाहिर के ऊपर किया था, और दाहिर की वाइफ जौहर कर लिया था। ये सारी बातें हमने अरबी आक्रमण में देखी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण। अब आगे हमारे ऊपर जो आक्रमण होंगे वो तुर्की आक्रमण होंगे। अरबी आक्रमण बस एक ही पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। आक्रमण अपने पास बहुत हुए हैं, लेकिन वो छोटे मोटे काउंट नहीं होते हैं, वो आक्रमण थे। बड़ा आक्रमण जो सफल आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम का था। फिर अपने ऊपर होंगे तुर्की आक्रमण। ये जो आक्रमण होंगे लगातार होंगे। तुर्की आक्रमण में एक इम्पोर्टेंट आदमी, जो बड़ा आदमी है, वो हम पढ़ते हैं महमूद गजनी का, क्योंकि उसने लगातार यहाँ पे 17 आक्रमण किए थे, और 17 बार जब आया है तो यहाँ से लूटफाट मचा के बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी जो थे अपने भर भर के गाड़े यहाँ से लेके जाया करता। तो ये बात हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आज हमने अरबी आक्रमण देखा है, कल हम पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण, और फिर हम देखेंगे तुर्की आक्रमण में सबसे बड़ा जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे गजनी के बारे में। गजनी की स्थापना किसने की थी, गजनी में पहला शासक कौन था, किसने यहाँ पे स्थापना की थी, गजनी को किसने स्वतंत्र कराया था, और इसके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है महमूद गजनी, उसके आक्रमण भी हम कल देखेंगे। लगातार महमूद गजनी ने 17 आक्रमण किए। पहला आक्रमण किसके ऊपर किया था, किसके साथ महमूद गजनी की हार हुई थी और किसके साथ जीत हुई थी, कौन कौन से स्टेट में आक्रमण किया था, ये सारी बातें हम कल देखेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गौर, मोहम्मद गोरी के बारे में भी साथ साथ कल ही हम पढ़ेंगे इसके, मोहम्मद गोरी के बारे में। इसमें हम देखेंगे त्राइन का पहला युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चंदावर के युद्ध के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, तो वो पढ़ेंगे हम। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। ये सब हम फिर हमारी 1206 के बाद दिल्ली सल्तनत चलने लग जाएगी, वो हम कल के पार्ट में देखेंगे। आज के पार्ट में इतना ही है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। थैंक यू।